ठीक है ना। इसको बंद ही कर, से कर लूँगी काम, बहुत आवाज़ है। स्टार्ट। जोहार, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी सर्वनाम की, और आज हम लोग बात करेंगे विशेषण की। विशेषण यानी कि विशेषता। आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिस पद से पता चलती है उसे हम विशेषण कहते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, इसके कार्य और भेद क्या है, प्रविशेषण क्या है, रूप रचना क्या है, और इसका पद परिचय हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे कार्य और भेद की, तो हम ये जानेंगे कि विशेषण एक पद में किस रूप से कार्य करता है। विशेषण किसी पद में किस रूप में कार्य करता है और विशेषण के कितने भेद होते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रविशेषण की। प्रविशेषण यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताता है, तो किस तरह से वाक्य में यह परिलक्षित होता है, किस तरह से हम इसे ढूंढ सकते हैं वाक्य में, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि विशेषण की रूप रचना किस प्रकार होती है, किस प्रकार कोई शब्द विशेषण के रूप में आता है। और अंत में हम देखेंगे कि अगर विशेषण का पद परिचय करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे। जैसे हमने संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय किया, ठीक वैसे ही हम विशेषण के पद परिचय के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जब हम विशेषता बताएं, यानी कि किसी की विशेषता बता रहा है संज्ञा या सर्वनाम में से, तो जिसकी विशेषता बता रहा है उसको हम कहते हैं विशेष्य, और जो विशेषता है उसको हम कहते हैं विशेषण। आगे जाकर जब हम समास ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें विशेष्य और विशेषण की ज़रूरत पड़ेगी, उसको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसकी विशेषता बताएगा वो विशेष्य हो गया, जो विशेषता है वो विशेषण हो गई। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेषण, वह विशेष्य कहलाता है। वह, इसे हम काटेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। ठीक है। और दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर विशेषण एक विकारी शब्द है, यानी कि इसमें परिवर्तन आएगा। विशेषण एक विकारी शब्द है, यानी कि इसमें परिवर्तन आएगा। अब यहाँ पर विशेष्य और विशेषण की जब हम बात करें तो एक उदाहरण के द्वारा इसको देख भी लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आपका मुख चांद सा सुंदर है। अब यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, मुख की। तो मुख क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और विशेषण क्या हो गया, सुंदरता। ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसी तरह हम कोई और उदाहरण ले सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य है और जो विशेषता है वह विशेषण है। जैसे तुम्हारी पीली कमीज़ बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर पीली कमीज़ है, पीली क्या है, विशेषण है, और कमीज़ क्या है, विशेष्य है, क्योंकि कमीज़ की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। इसी तरह हम कह सकते हैं ना कि गुलाब सुर्ख है, तो गुलाब जो है वह क्या है, विशेष्य है, और विशेषता क्या है, सुर्ख होना, यानी उसका लाल होना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गुण, संख्या और परिमाण। गुण, संख्या और ये होगा परिमाण।
ये होगा परिमाण। गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण के भेदों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो विशेषण है इनके मतलब अगर हम सबसे पहले उसका भेद करना चाहेंगे तो विशेषण के 3 भेद होंगे। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। विशेषण के अगर हम भेद करेंगे तो सबसे पहले विशेषण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और तीसरा संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद हम देखते हैं जब गुणवाचक विशेषण को, तो ये 2 प्रकार के हैं। एक है मौलिक सर्वनामिक विशेषण और एक है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यानी कि मौलिक मतलब वे सर्वनाम जो कि मौलिक हैं, सर्वनामिक विशेषण, और दूसरा है जो कि मिलकर बनाए जाते हैं यानी कि यौगिक हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि संख्यावाचक जो विशेषण है इसके कितने भेद हैं। इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक और एक होता है परिमाण बोधक। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो निश्चित संख्यावाचक है, नाम से ही पता चल जाएगा इसके भेदों को। जब हम इसके भेदों के बारे में जानेंगे तो अगर हमें सिर्फ नाम याद है तो हम उससे भी उसकी पूरी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में जान सकते हैं। तो जैसे संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक मतलब कि संख्या निश्चित होगी, अनिश्चित संख्यावाचक यानी कि संख्या अनिश्चित होगी, और परिमाणवाचक यानी कि अब इसमें नाप, तौल, क्रम इत्यादि चीज़ें आएंगी। तो परिमाणवाचक में ये सारी चीज़ें आएंगी। अब हम देखते हैं कि जो निश्चित संख्यावाचक है इसके कितने भेद हैं। इसमें हम देखते हैं कि गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, इस तरह से इसके 5 भेद होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि गणनावाचक में भी 2 भेद हैं। एक है पूर्णांक बोधक और दूसरा है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक, ठीक है। एक पूर्णांक बोधक है और दूसरा अपूर्णांक बोधक है। अब इस तरह से सिर्फ ये जो एक स्लाइड है इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पूरे सर्वनाम को अगर हमें समझना है और उसका एक माइंड मैप अगर हमें रखना है तो यही वो माइंड मैप है जिसको अगर हम एक बार देखेंगे तो हम पूरी चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। इसी तरह मैंने बाकी जो पदों के भेद बताए हैं, संज्ञा और सर्वनाम, उसमें भी मैंने आपको एक चार्ट दिखाया है किसी स्लाइड में, और जिसमें उसके भेदों के बारे में बताया गया है। तो इस चार्ट को, इस फ्लो चार्ट को आप एक माइंड मैप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपको रिवीजन करना होगा, पुनरावृत्ति करनी होगी इन चीज़ों की, तो आप केवल अगर इस चार्ट को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो आपने पहले पढ़ा है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यह है कि विशेषण के कितने भेद हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 3 भेद हैं। फिर आएगा कि सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। इसी तरह भेद और उपभेदों को लेकर के कई सारे प्रश्न यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। अब हम एक एक करके इनके भेदों को जानेंगे और उदाहरण के साथ समझेंगे कि आखिर सर्वनाम के जो इतने सारे भेद हैं उनमें किस तरह से अंतर किया गया है और किस भेद के अंतर्गत हमें कौन से सर्वनाम देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सार्वनामिक विशेषण को। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि सर्वनाम इसमें होगा, है ना। सार्वनामिक विशेषण है यानी कि सर्वनाम तो इसमें ज़रूर होगा। अब किस रूप में होगा, तो यहाँ देखिए, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम यानी कि ये जो 3 हैं, इनके अलावा मैं, तू, वह, इनके अलावा कोई भी सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है तो वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे वह नौकर नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए, नौकर क्या है, संज्ञा है, संज्ञा है ये, और वह क्या है, वह हो गया यहाँ पे। ऐसे तो यह सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर वो नौकर की विशेषता बता रहा है कि वह नौकर है ना, तो यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण।
यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। यहाँ तक क्लियर है? अब है जैसे, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, यह घोड़ा अच्छा है। अब आप ही बताइए इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा पद कौन सा है? तो आप बहुत आसानी से बताएंगे कि घोड़ा जो है वो संज्ञा पद है। अब इसका जो विशेषण है, इसके साथ जो सार्वनामिक विशेषण लगा है वो कौन सा है? तो वह यह है ना, क्योंकि यह घोड़ा कहने से उस पर्टिकुलर उस घोड़े का बोध होता है जो कि उसकी विशेषता को बताता है, इसीलिए यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण रूप में वह और यह नाम आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। अब जैसे हमने पहले बात की थी, फ्लोचार्ट में देखा था कि व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं, एक है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब तक हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि इसके पहले भी इस तरह के भेद आते हैं। मौलिक यानी कि जो मूल रूप से है, यौगिक यानी कि जो जोड़कर बना है। यौगिक का मतलब ही क्या होता है? योग से बना है। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है वह हो गया मौलिक। जैसे यह, वह, कोई, है ना, इसमें कोई रूपांतरण नहीं किया गया है, यानी कि यह क्या है? मौलिक सर्वनाम है। इसके बाद हम देखते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। हमने बात की थी ना कि मूल सर्वनाम कितने हैं, आपको याद होगा? हमने बात की थी कि मूल सर्वनाम 11 हैं। तो मूल सर्वनामों में विशेषण लगाने से जो मूल सर्वनामों में विशेषण लगाने से जो प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, ये सारे शब्द क्या हैं? यौगिक हैं, क्योंकि 11 हमने मूल सर्वनामों की बात की है, उनके साथ कोई और प्रत्यय मिला करके एक नया जब सर्वनाम बनता है तो वह हो जाता है यौगिक सर्वनाम। और उस यौगिक सर्वनाम को जब किसी संज्ञा के पहले उपयोग में लाया जाता है तो वह हो जाता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि व्याकरण में एक जो कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा है उसके साथ दूसरा जो है वो बहुत उसका सहसंबंध होता है, क्लोजली वो रिलेटेड होता है। तो जब तक हम एक जिस क्रम से हम पढ़ रहे हैं, अगर हमने क्रम में एक को भी छोड़ा या एक को भी स्किप किया तो दूसरा समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने 11 सर्वनामों के बारे में नहीं पढ़ा है पहले, तो आप पिछली वीडियो देख करके उसको क्लियर कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक यानी कि क्या बताएगा? गुण, दशा, स्वभाव इत्यादि बताएगा, है ना। तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा और स्वभाव, ये तीनों चीज़ें पता चले, लक्षित हो यानी कि जिसको हम देख सकें, लक्षित हो, दिखती हो, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। जितने भी विशेषण की बात हम लोग करेंगे या कोई एक पैसेज है उसमें अगर हम विशेषण खोजने जाएं, कहीं भी अगर हम देखें तो विशेषणों की अगर हम सूची भी बनाते हैं तो गुणवाचक जो विशेषण है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा हम लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या है? काल। काल यानी कि समय, काल यानी कि समय। अब इसके आधार पर कैसे सार्वनामिक विशेषण हो सकते हैं? तो नया, पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, ये सारे उसके आधार पर गुणवाचक विशेषण हो सकते हैं। नया यानी कि हम कह सकते हैं ना कि यह कपड़ा नया है, पुराना, यह घर पुराना है, ताज़ा, वह ताज़े फल बेच रहा है, तो फल का विशेषण क्या हो गया? ताज़ा हो गया। इस तरह से जब वाक्य में ये विशेषण प्रयोग किए जाएंगे तो उनको हम लोग गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, यानी कि जो गुण, दशा, स्वभाव इत्यादि बताता हो वो किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। जैसे नया, पुराना, ताज़ा, ये हम लोग काल के आधार पे बता रहे हैं। तो ताज़ा जो है वो क्या है?
काल के आधार पर, यानी कि अभी है तो ताज़ा है समय के अनुसार, अगर यही चीज़ कल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बासी हो जाएगा, है ना। तो ताज़ा और बासी भी क्या है, काल के अनुसार इसको भी हम गिनते हैं। इसके बाद भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तो तीनों काल हैं ही अपने। आप जब काल पढ़ेंगे तो काल में भी आप ये तीनों काल पढ़ेंगे ही। एक बहुत अच्छा फिल्मी गीत है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। और इसमें काल जो है भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों ही इसमें दिखते हैं, है ना। तो ये तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद प्राचीन, प्राचीन यानी कि जो बहुत पुराना है। इसी तरह इसका जो उल्टा होता है अर्वाचीन, वो भी हम लोग काल में गिन सकते हैं। अगला, पिछला, मौसमी, जो मतलब इस मौसम का यह फल है, जामुन तो हमेशा नहीं मिलता ना, आम तो हमेशा नहीं मिलता, मौसमी फल है, तो वह भी काल से इसका भी निर्णय होता है। आगामी यानी कि आने वाला। इसी तरह हम लोग पीछे की चीज़ों को भी कह सकते हैं। टिकाऊ, टिकाऊ भी काल से संबंध रखता है। हम कहते हैं ना कि ये घड़ी 10 साल पुरानी है, यानी कि यह क्या, एक काल को इंगित करती है पुरानी होने से। तो यह भी टिकाऊ होने से, तो यह भी काल के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसके बाद है स्थान। इसमें जितने भी राष्ट्र हैं, राष्ट्र से संबंधित जो विशेषण बनते हैं, जैसे हमने बात की थी विशेषण वाले संज्ञा से, जब हम लोग भाववाचक संज्ञा बना रहे थे उस वक्त में हमने बात की थी, भारत है तो भारतीय है ना। इसी तरह राष्ट्र जितने हैं वो सभी जो है वो स्थान में आ जाएंगे। इसके बाद उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पश्चिम, दायां, बायां, स्थानीय, देशीय, असमी, पंजाबी, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 2 उदाहरण, असमी, पंजाबी। हम किसी भी राज्य का यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं, उड़िया, बंगाली, कुछ भी ले सकते हैं। अमेरिकी एक राष्ट्र का नाम है, भारतीय एक राष्ट्र का नाम है, हम किसी भी राष्ट्र का नाम ले सकते हैं। तो कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र और कोई भी स्थान की विशेषता इसके अंतर्गत आएगी। चौरस किसको कहते हैं, ऐसा ज़मीन जो बिल्कुल चौकोर होता है। उजाड़ किसको कहते हैं, ऐसा ज़मीन जो बिल्कुल ऊसर होता है, उजाड़ होता है। तो इस तरह से ये सारा क्या हो जाएगा, स्थान के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं रंग। रंग के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी परिचित हैं कि रंग कितने सारे होते हैं, वे सारे रंग इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ चमकीला, सुनहला, धुंधला, फीका, इस तरह के जो रंगों के कॉन्सेप्ट हैं, होता ना कि रंग अगर किसी का हल्का पड़ गया तो हम क्या कहते हैं कि ये रंग फीका पड़ गया है। धुंधला, अगर कभी कभी ब्लर दिखाई देता है हम कहते हैं यह धुंधला दिखाई दे रहा है। तो वो सारे भी रंग के अंतर्गत आएंगे। सुनहला, रुपहला, चमकीला, धुंधला, है ना, ये सारे भी रंग के अंतर्गत आएंगे। अब बात आती है दशा की। दशा, अब हम कहते हैं कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत भारी है, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं वो दशा के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा अगर आइसक्रीम है पिघल गई तो पिघला, वो भी एक दशा है। गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, यानी कि जो मनुष्य की दशा होती है, कोई गरीब होता है, कोई उद्यमी होता है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आएंगी। जानवर की दशा, पालतू, जंगली। शरीर की दशा, रोगी, स्वस्थ, है ना, ये सारी चीज़ें दशा के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद है गुण। गुण भी मतलब एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग सब परिचित भी हैं, और इनमें से कई गुणों के हम धारक भी हैं और कई गुण हमसे बहुत दूर भी हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग भी जानते हैं। भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत, ये सारे जितने हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। अब इसके बाद जो अंतिम है उसका नाम है दृष्टव्य। और जब हम इसको देखते हैं तो लगता है कि यह तो कोई ख़ास चीज़ होगी ही होगी, है ना। जब हम दृष्टव्य को देखते हैं तो हमें लगता है कि यह तो कोई ख़ास चीज़ होनी ही है। क्यों? क्योंकि गुणवाचक विशेषणों में सा, अब देखिए सादृश्य, सादृश्य समझते हैं, उसके जैसा। सादृश्य का मतलब होता है उसके जैसा, ठीक है। अब देखिए सादृश्य का मतलब होता है उसके जैसा। तो सादृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है। जैसे उसने एक बड़ा सा मकान बनाया, उसने एक ऊंची सी इमारत बनाई, उसने पीला सा कुछ कपड़ा पहना था, वह छोटी सी थी।
तो इस तरह विशेषणों में जब हम सादृश्यवाचक यानी कि किसी के साथ हम मेल कर रहे हैं ना, बड़ा सा यानी कि बड़ा के जैसा, ये नहीं कह रहे हैं कि उसने बड़ा मकान बनाया, हम ये कह रहे हैं कि उसने बड़ा सा एक मकान बनाया यानी कि बड़ा के जैसा। तो ये जैसा वाला जो बोध है वही सादृश्य बोधक शब्द है, ठीक है। तो ये सा जब विशेषण में लगेगा तो वह क्या कहलाएगा, दृष्टव्य, मतलब सादृश्य वाचक। अब हम देखेंगे आगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक तो नाम से ही पता है कि इसमें संख्या तो है ना। अब संख्या कहाँ है, तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती हो, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम कहते हैं कि हमने 6 केले खरीदे, चाचा छक्कन ने केले खरीदे, एक बहुत बचपन में कहानी पढ़ी होगी, है ना। तो उसमें केले का पूरा जोड़ घटाव है और उसमें आपको ये संख्यावाचक विशेषण कई जगह पर दिखेगा। तो अगर मान लीजिए 6 केले खरीदे, तो केले की विशेषता क्या है, 6, तो विशेषण 6 हो गया और वह संख्यावाचक है, यानी कि वहाँ पर कौन सा विशेषण हुआ, संख्यावाचक विशेषण। अब हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि। अब यहाँ पर 4, 30, कुछ और सब, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो संख्यावाचक विशेषण है उसके 3 भेद होते हैं। हमने चार्ट में भी देखा था कौन कौन से होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक गुण। तो सबसे पहले हम देखते हैं निश्चित संख्यावाचक। अब जिस विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे हमने कहा 6 केले, हमें पता है कि 6 केले ही हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं कुछ केले, यानी कि वहाँ पर निश्चित नहीं था, ठीक है। तो जहाँ पर निश्चित होता है, संख्या जो है वो बिल्कुल निश्चित है। हम कहते हैं कि 9 रस होते हैं, है ना, इसके 4 भेद हैं। या फिर हम कहते हैं कि वहाँ 15 लड़के पढ़ रहे हैं, इस तरह से। या रुपये की अगर हम बात करें तो वहाँ 50 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, यानी कि जो निश्चित है। तो अगर किसी प्रकार के विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है तो उसको हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जैसे कुछ लोग, सब लोग इत्यादि। अब जैसे 10 लोग, है ना, इसके बाद हम कह सकते हैं 100 लोग इत्यादि, ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। अब हम देखते हैं दूसरा, यह है अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि, एक सेकेंड, अब हम निश्चित के बारे में हमने जान लिया कि एक निश्चित संख्या होगी। अब हम देखते हैं कि अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसमें क्या होगा कि संख्या जो रहेगी वह अनिश्चित होगी, ठीक है, वस्तु की संख्या अनिश्चित होगी। अब हमने कहा था कि 6 केले खरीदे, अब हम कहते हैं कि हमने कुछ केले खरीदे, ठीक है। अब संख्या तो निश्चित है नहीं, तो यह क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। इसी तरह हम कहते हैं कुछ लोग, कई लोग। अब ये नहीं पता कि कुछ लोग में कितने लोग हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अनिश्चित है। इसी तरह हम कहते हैं कई लोग, तो हमें नहीं पता कि कितने लोग होंगे, 10 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, संख्या अनिश्चित है, तो यह क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम जानेंगे परिमाण बोधक के बारे में। जब हम परिमाण बोधक विशेषण के बारे में बात करते हैं तो यह संख्यावाचक विशेषण का एक प्रमुख भेद है। परिमाणवाचक विशेषण का एक प्रमुख भेद है। अब इसमें क्या है, किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। परिमाण का मतलब ही होता है नाप या तौल, है ना। तो यह किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे जिस चीज़ों को तौला जा सके, जिन चीज़ों को नापा जा सके, वो सारी चीज़ें परिमाण बोधक के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, घी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगी। अब इसमें क्या है कि यह भी निश्चय और अनिश्चय होता है, निश्चय परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। अब जैसे 2 सेर घी, ये निश्चित हो गया, लेकिन हम कहते हैं कुछ घी, अनिश्चित हो गया। 10 हाथ जगह,
ठीक है, यह निश्चित हो गया। हम कहते हैं कुछ जगह, अनिश्चित हो गया। 4 गज मलमल, निश्चित हो गया। हम कहते हैं बहुत सा मलमल, अनिश्चित हो गया। इसी तरह बहुत दूध, अनिश्चित है। सब धन, अनिश्चित है। पूरा आनंद, अनिश्चित है। ठीक है, तो परिमाणवाचक जो है उसमें भी एक निश्चित परिमाण बोधक होता है और एक अनिश्चित परिमाण बोधक होता है। परिमाण का मतलब है नाप या तौल। अब हम देखते हैं रूप रचना। ये महत्वपूर्ण है। विशेष्य और विशेषण में क्या संबंध है, किस तरह से इसकी रूप रचना होती है, कैसे ये बनते हैं, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। अब यहाँ पे देखिए विशेष्य और विशेषण में संबंध क्या है। पहले हमने बताया था कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण यानी कि जो विशेषता है वो विशेषण है। अब देखिए वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, जैसे पीली कमीज, पीली कमीज। अब क्या है ये, अब इसमें जो विशेष्य है वो विशेषण से, विशेषण के बाद है। ठीक है, कई जगह पर क्या होता है कि विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर पीली क्या है, विशेषण है, और कमीज क्या है, विशेष्य है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य के पहले प्रयोग हुआ है। और कभी कभी क्या होता है कि विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है। ठीक है, पहले विशेष्य आ जाएगा, उसके बाद विशेषण आ जाएगा, जैसे नील कमल। अब देखो यह कमल जो है वो क्या है, नहीं, यहाँ भी तो हमने पहले विशेषण को भी लाया और उसके बाद ही हमने विशेषण को लिखा है। इसका हम कोई और उदाहरण भी ले सकते हैं जिसमें विशेषण पहले आता है और उसके बाद विशेष्य आता है। जैसे कमल फूल। ठीक है, जो विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण होता है, जैसे सुशील चंचल बालक है। जो विशेष्य के पूर्व आए, यहाँ पर विशेष्य क्या है, जो विशेषण के पूर्व आए, है ना। तो यहाँ पे विशेषण है चंचल और इसके पहले आया है सुशील, तो यह क्या हो गया, विशेष्य विशेषण हो गया। इन वाक्यों में चंचल और सुशील क्रमशः बालक और कन्या के ही विशेषण हैं, अतः ये दोनों विशेष्य विशेषण हैं। जो विशेषण विशेष्य और किसी क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण एक नया शब्द आया है यहाँ पे, किस तरह आता है तो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये एक नया शब्द है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये विधेय विशेषण होता क्या है। ठीक है, विधेय विशेषण क्या होता है, जैसे हम लिखेंगे अगर मेरा कुत्ता काला है, मेरा कुत्ता काला है, यह एक वाक्य हो गया। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो कुत्ता है वह क्या है, विधेय विशेषण है। यह क्या होगा, विधेय विशेषण होगा। क्यों, क्योंकि यह विशेषण विशेष्य और किसी क्रिया के बीच में आया है ना, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। इसी तरह अगर हम लिखते हैं मेरा लड़का आलसी है, तो अब इसमें आलसी क्या हो जाएगा, वह विधेय विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वह क्रिया और इसके बीच में आया है। अब हम इसमें देखते हैं कि विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष्य के लिंग वचन इत्यादि के अनुरूप होते हैं। अगर विशेष्य का लिंग वचन बदलेगा तो फिर विशेषण का भी लिंग वचन बदलेगा। विशेषण विशेष्य के पहले आए चाहे बाद में आए, लेकिन उसमें परिवर्तन होगा। जैसे हम लिखते हैं राधा भली लड़की है, ठीक है,
और हम दूसरा वाक्य लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि मोहन भला लड़का है। तो अब देखिए यहाँ पे जो विशेष्य है उसके अनुसार विशेषण में परिवर्तन आता है। इसी तरह में एक उदाहरण लेते हैं, अच्छे लड़के पढ़ते हैं, अच्छे लड़के पढ़ते हैं। फिर हम कहते हैं अच्छी लड़कियां पढ़ती हैं। तो अब यहाँ पर अच्छे जो है वह बदल गया है अच्छी में। तो इस तरह से विशेषण में बदलाव आता है। अब हम देखेंगे कि विशेषणों की रचना कैसे होती है, विशेषण किस तरह से परिवर्तित होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि विशेषण की जो रूप रचना होती है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होते, ये अपने मूल रूपों में बने रहते हैं। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं ना कि जो अविकारी है यानी कि उसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो विकारी है उसमें परिवर्तन होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे लाल, सुंदर, चंचल, गोल, भारी, सुडौल इत्यादि, ये सारे अविकारी विशेषण हैं जो अपने मूल रूप में बने रहते हैं। अब कुछ विशेषण ऐसे हैं जो प्रत्यय लगाकर, संज्ञा में प्रत्यय लगाकर उन विशेषणों का निर्माण होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। जैसे इक प्रत्यय है, उपसर्ग और प्रत्यय को हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे चूँकि प्रसंग आया है तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उपसर्ग पहले भी बताया था कि उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं। इसमें संस्कृत, उर्दू, फारसी के भी उपसर्ग होते हैं। इसी तरह से जो प्रत्यय होते हैं, इसी तरह से जो उपसर्ग हैं वो क्या हैं, तो वे शब्द या शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर शब्द को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रत्यय की बात की जा रही है, यानी कि यह शब्द के आगे लगेगा या पीछे लगेगा, तो प्रत्यय शब्द के बाद लगेगा, पीछे लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इक प्रत्यय है और संज्ञा क्या है, धर्म। अब इसमें जब इक प्रत्यय लग गया तो विशेषण क्या बना, धार्मिक। इसी तरह ईय प्रत्यय है और इसमें संज्ञा क्या है, जाति। और इसमें अगर हम विशेषण बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा, जातीय। बहुत आसानी से आप इसका विशेषण बना सकते हैं क्योंकि ये सारे शब्द जो है ना वो हमारे सुने हुए हैं। तो जो इन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में अगर हमें कुछ जानना होता है तो वो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। आप खुद ही बता सकते हैं। वान एक प्रत्यय है, अगर यह धन में लगेगा तो क्या हो जाएगा, धनवान। ई प्रत्यय है, अगर दान में लग गया तो क्या हो जाएगा, दानी। ईला है, अगर चमक में लग गया तो क्या हो जाएगा, चमकीला। इसी तरह मान है, अगर यह श्री में लग गया तो हो जाएगा श्रीमान। अब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। कुछ विशेषण ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी बनते हैं। जैसे चलता फिरता है ना, आता जाता, टेढ़ा मेढ़ा, ये सारे शब्द क्या हैं, आता जाता नहीं हो तो क्रिया हो गई, तो टेढ़ा मेढ़ा, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे विशेषण हैं। ऐसे विशेषण जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। अब हम जानेंगे तुलनात्मक विशेषण में को जानने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और है इसके अंतर्गत, उसको जान लेते हैं कि अकारांत विशेषण लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलकर ए या ई हो जाते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं काला तो क्या हो जाएगा, ई, यानी कि काली। अगर हम कहते हैं, अगला देखते हैं, काला से क्या हो जाएगा, काली। इसी तरह अगर बड़ा से क्या हो जाएगा, बड़ी। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि सार्वनामिक विशेषण भी वचन और क्रिया के अनुरूप बदलते हैं, कारक के अनुसार बदलते हैं, जिस तरह से सर्वनाम बदलते हैं। जैसे वह बालक तो बहुवचन क्या हो जाएगा, वे बालक। इसी तरह उस लड़के का बहुवचन क्या हो जाएगा, उन लड़कों का। इसके अलावा जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है, उस समय जो रूपांतर होता है विशेषण का, उसमें भी हम देखते हैं कि विशेषण के ढंग से नहीं, संज्ञा के ढंग से होता है। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है विशेषण के, इसको जब हम उदाहरण इसका देखेंगे तो ये ज़्यादा स्पष्ट होगा। सामान्यतः क्या होता है कि संज्ञा के साथ परसर्ग नहीं लगता है,
जो कारक की विभक्तियाँ हैं जिसको हम परसर्ग कहते हैं वो संज्ञा के साथ नहीं लगती हैं, विशेष्य के साथ लगती हैं, लेकिन संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, वीरों ने सब कुछ कर दिखाया, उसने सुंदरी से पूछा, विद्वानों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो संज्ञा शब्द हैं वो जब विशेषण के रूप में इस्तेमाल होते हैं तो उनके साथ भी परसर्ग लगाया जाता है। अब हम जानेंगे तुलनात्मक विशेषण के बारे में। अंग्रेजी में शायद आप इसके बारे में जानते होंगे पहले से, तुलनात्मक विशेषण क्या होता है। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। हिंदी व्याकरण में इस पर बहुत कम विचार हुआ है, क्योंकि हिंदी में विशेषणों की तुलना उस ढंग से नहीं होती जिस तरह अंग्रेजी में होती है। अंग्रेजी व्याकरण में डिग्री के अंतर्गत तुलना की 3 स्थितियां हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि आपने पहले अंग्रेजी में इसे पढ़ा होगा, क्योंकि हिंदी के व्याकरण में इसको उतना महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन अंग्रेजी के व्याकरण में हम देखते हैं कि डिग्री के रूप में 3 स्थितियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। 3 डिग्रियां इंग्लिश में होती हैं। और इसके शब्द रूप भी हम देख सकते हैं, हमने बचपन में याद किया होगा, गुड बेटर बेस्ट, ये हमने भी बचपन में याद किया था। बिग बिगर बिगेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट। तो इस तरह से जो विशेषण है उसमें एक तुलनात्मक वहाँ पे देखा जाता है कि इससे बड़ा कौन, इससे बड़ा कौन, लेकिन हिंदी में इसका जो प्रयोग है वो थोड़ा सा कम ही होता है। अब हम देखेंगे कि जब हम इस तुलना की बात करते हैं तो संस्कृत में भी यह तुलना देखने को मिलती है। जैसे हम कहते हैं ना, कोमल कोमलतर कोमलतम, सुंदर सुंदरतम। सुंदरतम क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया, और सुंदर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, मूलावस्था। तो जो वहाँ पे यहाँ पे हमने पॉजिटिव देखा था, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मूलावस्था कहते हैं। इसको हम कहते हैं मूलावस्था, इसको हम मूलावस्था कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसको हम कहते हैं उत्तरावस्था, यानी कि मूलावस्था से अच्छी अवस्था उत्तरावस्था हो गई, और उत्तमावस्था यानी कि सबसे अच्छी अवस्था। तो हिंदी में भी संस्कृत में भी इस तरह के जो कंपैरिजन है वो किए जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ये सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम एक उदाहरण लेते हैं प्रिय, तो प्रिय, प्रियतर, प्रियतम है ना, प्रियतम जो है वो उत्तमावस्था है। इसी तरह निम्न, निम्नतर, निम्नतम, कई सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब हम जानते हैं कि मूलावस्था क्या होती है। यहाँ पे हमने जिसको मूलावस्था लिखा वो है क्या, तो इसमें विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलित ना होकर सीधे व्यक्त होता है। यानी कि इसमें विशेषण की तुलना किसी और से नहीं होती है, बल्कि वह सीधे व्यक्त होता है, यानी कि इसको हम मूलावस्था कह सकते हैं। इसमें इसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है। जैसे सुंदर, मधुर, महत, ये सारे शब्द क्या हैं, मूलावस्था में हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो शब्द रूप हैं वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी से आते हैं। जब हम इन तीनों डिग्रीज की बात करते हैं, शब्द रूपों की बात करते हैं, तो ये संस्कृतनिष्ठ हिंदी से आते हैं। अब हिंदी में क्या होता है, से अधिक, से भी अधिक, से कहीं, से बढ़कर, यानी हम कहते हैं ना कि वह उससे अधिक होशियार है, तो से अधिक यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हिंदी में हम जो उत्तरावस्था और उत्तमावस्था है उसको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। से भी अधिक, जैसे हम कहते हैं ना कि वह उससे भी अधिक बड़ा है। इसी तरह से कहीं, वह तुमसे कहीं अच्छा है। से बढ़कर, वह तुमसे कहीं बढ़कर है, या वह तुमसे बढ़कर है। तो इस तरह से हिंदी में जब हम इसका व्यवहार करते हैं तो से अधिक, है ना, से कहीं, इस तरह के शब्दों के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन जब संस्कृतनिष्ठ शब्दों की बात आती है तो उसमें यह तर और तम लगाकर शब्द बनते हैं। अब हम आगे देखेंगे उत्तरावस्था। तो इसमें विशेषण 2 वस्तुओं की तुलना में होता है और उनमें किसी एक वस्तु के गुण अधिक बताए जाते हैं। उत्तरावस्था में क्या होता है कि एक वस्तु का गुण अधिक बताया जाता है और दूसरे वस्तु का गुण कम बताया जाता है। जैसे
आप उनसे अधिक समझदार हैं। ठीक है, तो यह जो वाक्य हो गई वह उत्तरावस्था के रूप में हो गई। अब है उत्तमावस्था। इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु को सबसे अधिक गुणशाली बताया जाता है। जैसे हमारे कॉलेज में या हमारे स्कूल में वह सबसे मेधावी छात्र है, यानी कि उसको हमने एकदम सुपरलेटिव में ले गए हैं, यानी कि उत्तमावस्था में उसको हम लेकर के गए हैं। तो इस तरह हिंदी में भी इसका व्यवहार किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है विशेषण का पद परिचय। हमने बात की थी कि हम पद परिचय के बारे में भी बात करेंगे। पद परिचय कैसे दिया जाता है, तो जैसे हमने संज्ञा का पद परिचय दिया था, सर्वनाम का दिया था, ठीक इसी तरह लिंग, वचन, कारक और विशेष्य बताने से, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य अगर हम बताएंगे तो विशेषण का भी पद परिचय हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं कि यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों की थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य कराएगा। अब देखिए यहाँ पे अमूल्य और थोड़ी बहुत, ये दोनों क्या है, विशेषण है। अब इनका पद परिचय कैसे होगा, तो अमूल्य शब्द को लेते हैं। अमूल्य क्या है, विशेषण है, तो ये पहला हो गया। अब ये विशेषण जो है अमूल्य, वह किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक है, ये दूसरा हो गया। अमूल्य शब्द क्या है, पुल्लिंग है, यह क्या है, बहुवचन है, अन्य पुरुष में है, संबंधवाचक में है और गुणों, इसका विशेष्य क्या है, गुणों है। इस तरह से एक जो पद है उसके बारे में 7 जानकारी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं थोड़ी बहुत, यह भी क्या है, विशेषण है। किस तरह का विशेषण है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, कर्मवाचक है और जानकारी जो है वो इसका विशेष्य है। तो इस प्रकार से इसके बारे में हमारे पास 5 तरह की जानकारियाँ उपलब्ध है। और इसमें हम क्या बता रहे हैं, तो लिंग, वचन, कारक और विशेष्य बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी जो विशेषण है उनका हम पद परिचय कर सकते हैं। यहाँ तक में मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अब हम चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। ये MCQ प्रश्न नहीं है, यह बस आपके अभ्यास के लिए है। आगे हम लोग MCQ प्रश्नों की भी बात करेंगे। यह बस सीधे सीधे आप अपने आप को देखिए कि कहाँ तक आप इस बात को समझ पाए हैं। क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में अंडरलाइन में दिए गए विशेषणों के भेद सामने के कोष्ठक में लिखें। तो ये जो रेखांकित, अंडरलाइन जो है ना, इसकी हिंदी क्या होती है पता है, इसकी हिंदी होती है रेखांकित। लेकिन अब इन शब्दों से लोग इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं कि अगर रेखांकित लिखा जाए तो कभी कभी समझाना पड़ता है, लेकिन जो हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं वो तो जानेंगे ही। तो इन वाक्यों में रेखांकित में दिए गए विशेषण के भेदों के सामने कोष्ठक में लिखें। अब दुखी है, यह रेखांकित है। अब आपको बताना है कि यह किस प्रकार का विशेषण होगा। इन प्रश्नों को आप लिखें या फिर आप देखते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर मैं अभी नहीं बताऊंगी, आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। यह कलम किसकी है, यह किस प्रकार का विशेषण है। सरस्वती एक मासिक पत्रिका है, कुछ याद आ रहा है, किस प्रकार का विशेषण होगा, मासिक है तो कालवाचक होगा, है ना। कुछ लड़के खेल रहे हैं, अब कुछ है, कौन सा विशेषण होगा, याद आ रहा होगा, है ना। कुछ है तो क्या निश्चित होगा, अनिश्चित होगा। राम का सारा प्रयत्न विफल रहा, मुझे सेर भर दूध चाहिए। अब देखिए, अब ये तो आपको याद ही होगा कि सेर भर की अगर बात है तो कौन सा विशेषण होगा, कई लोग ऐसा कहते हैं। तो इस तरह इन प्रश्नों को आप देखेंगे और इससे इसको विशेषण के किस भेद के अंतर्गत रखा जा सकता है वो आप ज़रूर बताएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान को भरें। यह भी अभ्यास के लिए ही है। सामने मैदान में क्या होगा, अनेक लोग हैं या अनेकों लोग हैं। डैश आदमी किसे अच्छा लगता है, वीर या साहसी। मैं डैश उत्साह से देश सेवा में लग गया, दूसरे या दुगुने। द्रौपदी डैश कन्या है, सुशील या सुशीला। सेठ के पास डैश साड़ियों की भरमार है, उजले या उजली। तो यहाँ पे आपको ये इसके पहले जो हमने प्रश्न देखे हैं इसमें आपको ये भी तय करना होगा कि लिंग के अनुसार किस तरह से विशेषण में बदलाव होता है। अब हम अगला देखते हैं।
इसमें है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, जो कथन शुद्ध है उसके सामने सही का चिन्ह। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो चिन्ह हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, ये गलत है, और इसका उच्चारण भी क्या होता है, चिन्ह होता है। चिन्ह को लिखना चाहिए ऐसे, ये सही है, ठीक है। और अशुद्ध है, उनके आगे गलत चिन्ह का निशान लगाएं। ये हर जगह ही एरर है, चिन्ह कोष्टक में लगाएं, ठीक है। अब है जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। क्या ये सही है? जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं? नहीं, सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। विशेषण के 4 भेद हैं, क्या यह सही है? आपको याद है विशेषण के कितने भेद होते हैं? मैंने शुरू में ही आपको चार्ट दिखाया था और आपसे पूछा था कि इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो विशेषण के 4 नहीं बल्कि 3 भेद होते हैं, तो यह वाक्य भी गलत है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण लक्षित हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसा है क्या? संज्ञा का गुण लक्षित हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, यह भी गलत है। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए वह विधेय विशेषण है, यह बिल्कुल सही है। अब क्या है? कुछ गुणवाचक विशेषण हैं, बिल्कुल सही है, जो गुणवाचक हैं वो विशेषण भी हैं। तो इस तरह आज हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में जाना, सर्वनाम के भेदों को जाना। हमने ये भी जाना कि सर्वनाम कैसे काम करते हैं, उनका वाक्य में क्या स्थान है ना, उनके कितने भेद होते हैं, और साथ ही साथ हमने प्रविशेषण के बारे में जाना, यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसके बारे में भी जाना। हमने रूप रचना के बारे में भी जाना। एक सेकंड, मैं इसको शुरू से आपको रिकॉल करवा देती हूँ। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि आज हमें पढ़ना क्या है, फिर हमने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा जानी, विशेष्य और विशेषण किसे कहते हैं ये जाना था। इसके बाद हमने जाना कि कितने भेद होते हैं, और ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। इसके बाद हमने गुणवाचक विशेषण को देखा, फिर हमने संख्यावाचक विशेषण को देखा, फिर हमने परिमाण बोधक विशेषण को देखा, उसके बाद हमने देखा रूप रचना, और इसके बीच में हमने प्रविशेषण के बारे में भी जानना था। उसके बारे में हमने थोड़ा सा ही जाना था, अभी हम उसको अच्छे से जान लेते हैं। तो ये रूप रचना हमने देखा। इसके पहले ही हम यहाँ पे प्रविशेषण के बारे में भी जान लेते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैंने बात तो की, लेकिन वो पूरी तरह से समझ में उस समय नहीं आया होगा। प्रविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताए, ठीक है। जो विशेषण की विशेषता बताए वह क्या होता है? प्रविशेषण होता है। अब एक वाक्य ले लीजिए, सीता दौड़ती है, ठीक है, सीता तेज दौड़ती है। जब हम कहते हैं या रीटा तेज दौड़ती है, रीटा तेज दौड़ती है, जब हम इस तरह से कहते हैं कि रीटा तेज दौड़ती है, तो जब हम कहते हैं रीटा तेज दौड़ती है तो इसमें तेज क्या है? विशेषण है। लेकिन जब हम कहते हैं रीटा बहुत तेज दौड़ती है, बहुत तेज दौड़ती है, तो अब यहाँ पे तेज तो विशेषण है ही पहले से, उसके आगे हमने बहुत लगाया, तो यह क्या हो गया? यह विशेषण की विशेषता बता रहा है, और इसीलिए यह क्या है? प्रविशेषण है। तो कुछ पदों में इस तरह से प्रविशेषण का भी प्रयोग होता है और इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। इसके बाद हमने जाना था आज रूप रचना के बारे में, किस तरह से विशेषण की रूप रचना की जाती है। फिर हमने जाना विशेषण की रचना कैसे की जाती है, प्रत्यय ये सब लगा करके, इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद हम लोगों ने तुलनात्मक विशेषण के बारे में भी जाना, फिर हमने विशेषण का पद परिचय जाना, और इसके बाद हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। तो ये आज की हमारी कक्षा यहाँ पे समाप्त होती है। अगले दिन इसके कुछ MCQ प्रश्नों के साथ में आऊँगी, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग विशेषण का केवल और केवल जितने MCQ इसके पहले पूछे गए हैं, कोशिश करेंगे कि वो सारे प्रश्न आपको अगले वाली क्लास में मिल सकें। धन्यवाद।